वेलकम फार्मेसी एस्पायरेंट्स। फार्मा स्टडी चैनल आपके लिए फिर एक बार लाया है ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे कि जी पैट, नाई पर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के संभावित क्वेश्चंस, रेलवे फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एम्स, ईएसआईसी, डीएसएसबी फार्मासिस्ट के संभावित क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कलेक्ट करके, रिसर्च करके, एनालाइज करके विद एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाए हैं। यहाँ आपको टोटल 500 MCQs, टॉप MCQs का सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी तक हमने फार्माकोलॉजी के 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इसको आप हमारे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो सेक्शन में जाके आप पा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार पूरा डिटेल में पढ़िए। हर क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन क्या है। साथ ही साथ इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और भी कितने क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकते हैं, इस तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फार्मेसी स्टडी चैनल MCQs की टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम डेली एक इम्पॉर्टेंट MCQ अपलोड करते हैं क्विज़ के फॉर्म में, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके लिए बस आपको करना यह है कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज फाउंड इन रिच अमाउंट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कुछ ऐसा है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बहुत ही ज़्यादा एबंडेंसी से पाया जाता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिनेप्टिक नर्व टर्मिनल एंड ANS गैंग्लिया ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिनेप्टिक से मतलब क्या है? पैरासिनेप्टिक उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम के कहा जाता है जो कि एसिटाइल कोलिन जहाँ पे मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पे एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मेन होता है, तो आंसर होगा एसिटाइल कोलिन। और अगर ये पूछता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो आंसर होगा एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, ये वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व टर्मिनल्स पे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NM जंक्शन पे कौन सा मेन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया, ट्रू कोलिन स्ट्रेस, ब्यूटेराइल कोलिन स्ट्रेस, स्यूडो कोलिन स्ट्रेस एंड एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये चार के चारों, ये सभी के सभी पैरासिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल में पाए जाने वाले या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ट्रू कोलिन स्ट्रेस। ट्रू कोलिन स्ट्रेस। ट्रू कोलिन स्ट्रेस को एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस भी कहा जाता है। चूँकि ट्रू कोलिन स्ट्रेस ये पुराना नॉमेनक्लेचर है। अभी जो हम यूज़ करते हैं बस 2 नाम यूज़ करते हैं, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंड ब्यूटाइल कोलिन स्ट्रेस, जिसमें कि एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस जो है ये आपका मेनली जो सिनैप्ट क्या है? 2 नर्व का जंक्शन, 2 नर्व के जंक्शन पे मेनली एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस ही पाया जाता है। और जो लिवर सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं या पेरीफेरल सेल्स हैं, इनमें जो पाया जाता है वो ब्यूटेराइल कोलिन स्ट्रेस पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एसिटाइल कोलिन की जगह ब्यूटेराइल सक्सिनेल, जैसे एसिटाइल कोलिन है वैसे ब्यूटेराइल कोलिन पाया जाता है वहाँ पे। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ब्यूटेराइल कोलिन स्ट्रेस होता है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक नर्व है नंबर 1, ये दूसरी नर्व है जो इम्पल्स रिसीव कर रही है। यहाँ से एसिटाइल कोलिन, ये देखिए ये मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलिन का बना। कैसे बना? एसिटल कोएंजाइम की प्रेजेंस में कोलिन के साथ इसने एसिटाइल कोलिन बनाया कोलिन से। अब वो एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज़ हुआ। अब ये जो बीच की जगह है इसको कहते हैं सिनैप्टिक, सिनैप्ट बोलते हैं, 2 नर्व का जंक्शन, ये सिनैप्ट है। एसिटाइल कोलिन यहाँ जाके जो भी रिसेप्टर है, जैसे एसिटाइल कोलिन का मैंने आपको बताया था फार्माकोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ मैंने इसको फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो एसिटाइल कोलिन में M1, M2, M3, M5 तक रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरीके से M के बाद N रिसेप्टर होता है, निकोटेनिक। ये निकोटेनिक रिसेप्टर M2, M2, M4 रिसेप्टर यहाँ दिखाएगा। तो किसी भी जो भी डिपेंड करता है कि वहाँ ऑर्गन अगला कौन सा, ये अगली नर्व किस ऑर्गन से जुड़ी हुई है, तो हर ऑर्गन का अलग अलग रिसेप्टर्स होता है। जैसे ब्रेन सेल्स है तो M1 रिसेप्टर होगा, अगर स्मूथ सेल्स है तो M3 रिसेप्टर होगा। अगर नर्व सेल है, देखिए वापस देखिए यहाँ आ रहा है, अपने अपने ये खुद ही अपने जो प्री सिनेप्टिक नर्व है, पहले की नर्व है, उस पर ये मैसेज देने के लिए कि अब एसिटाइल कोलिन रिलीज ना किया जाए, तो ऐसा मैसेज M2 रिसेप्टर के थ्रू जाता है। खैर वो सब छोड़ते हैं, अभी जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं सीधे। तो ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तो अब ये जाता कहाँ, होता क्या है इसका? इसका ये होता है कि अपना काम किया रिसेप्टर पे, इसने जो मैसेज देना था वो मैसेज दिया, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होता है। ये देखिए यहाँ ये ब्रेकडाउन हुआ कोलिन एंड एसीटेट में,
और ये ब्रेकडाउन जो है वो वही एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की प्रेजेंस में होता है, जिस एंजाइम की भी बात हो रही थी, जिसको ट्रू कोलिन एस्टरेज भी कहा जाता है। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद कोलिन वापस ले लिया जाता है यहाँ, और फिर से वो नया एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल बनाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर ये अभी तक आपको मैकेनिज्म इसकी क्लियर नहीं हुई थी तो जो जो मैंने बातें बताई उसको ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिए, और इस फोटो का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। fill in the blanks. Drug has promising in vitro and in vivo activity against strain of Mycobacterium avium complex. Mycobacterium avium complex को लेके यहाँ सवाल है कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो इन विट्रो और इन विवो दोनों में अच्छा काम करती है। तो इन विट्रो क्या होता है और इन विवो क्या होता है, यहाँ तो एक तो ये चीज़ बेसिक चीज़ समझिए। इन विवो होता है विद इन द बॉडी, अगर हम कुछ एक्टिविटी देख रहे हैं तो इन विवो टर्म यूज़ करते हैं, ये क्लिनिकल फार्मेसी से टर्म आए हुए हैं। इन विट्रो क्या होता है, अगर हम बॉडी जैसा इन्वायरमेंट बाहर बनाएं लैब में, टेस्ट ट्यूब में या किसी दूसरे वेसल में, और वहाँ किसी ड्रग की एक्टिविटी देखते हैं तो उसको इन विट्रो कहते हैं। तो कोई एनिमल सेल हो, एनिमल बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो, उसके अंदर अगर एक्टिविटी देखी जा रही ड्रग देने के बाद तो इन वीवो स्टडी कहते हैं उसको। और अगर ऐसा हो रहा है कि हम बाहर सारी एक्टिविटी देख रहे हैं डिफरेंट मशीन्स की हेल्प से, तो उसको इन विट्रो बोल दिया जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है एजिथ्रोमाइसिन। हालांकि जो माइकोबैक्टीरियम एवियम, ये जो बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ जितने भी मैक्रोलाइट्स हैं, ये तीनों मैक्रोलाइट्स हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों मैक्रोलाइट्स हैं, और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है। तो जो मैक्रोलाइट्स हैं ये आपके माइकोबैक्टीरियम एवियम के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है वो एजिथ्रोमाइसिन है। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो एजिथ्रोमाइसिन होगा, एजिथ्रोमाइसिन। अब यहाँ एक क्वेश्चन तो सिंपल जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्रोलाइट्स होते क्या हैं। तो मैक्रोलाइट्स जो हैं वो एक ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स हैं। तो कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसाइडल है। इसी तरीके से सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की हैं, ये भी बैक्टीरियोसाइडल ही हैं। रिफाब्यूटिन भी माइकोबैक्टीरियम एवियम के अगेंस्ट में यूज़ की जाती है, लेकिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन होने के कारण हमने यहाँ सही आंसर एजिथ्रोमाइसिन का लगाया है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक वाले सेक्शन से एक तो क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म का, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये एंटीबायोटिक किस ग्रुप को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन बोथ बिलोंग्स टू मैक्रोलाइट्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिलोंग्स टू फ्लोरोक्विनोलोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड एज एनालेप्टिक इज। एनालेप्टिक कौन सी ड्रग इसमें है जो एनालेप्टिक है। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है निकोतिनामाइड, एम्फेटामिन, बिमरग्राइड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एनालेप्टिक्स हैं। एनालेप्टिक्स क्या होते हैं, एनालेप्टिक्स होते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ये सभी एनालिप्टिक्स हैं, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, और इन सब की मैकेनिज्म अलग अलग होती है। यहाँ जो एम्फेटामाइन है ड्रग, ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है। एम्फेटामाइन का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जो एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एम्फेटामाइन कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है, पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द मेडिसिन यूज्ड टू इंक्रीज फिजिकल परफॉर्मेंस बाई द स्पोर्ट पर्सनस, बाई द एथलीट्स। तो ये एम्फेटामाइन करता क्या है कि एक तो सीएनएस को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा, दूसरा एपेटाइट को डिप्रेस कर देता है, भूख लगना बंद हो जाती है, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं, जैसे जो खासतौर पर रनर हैं, बॉक्सर हैं, ये सब एम्फेटामाइन का इंजेक्शन लेके ये अपना बूस्ट करते हैं अपनी बॉडी को, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या है, आपने सुना होगा डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट में क्या होता है, कोई भी गेम शुरू होने से पहले जो भी प्लेयर है उस प्लेयर के ब्लड सैंपल लेके या यूरिन सैंपल लेके उससे टेस्ट किया जाता है कि कहीं उसने कोई मेडिसिन तो नहीं ली थी। तो डोप टेस्ट में जो सबसे कॉमन मेडिसिन है डोप टेस्ट में, वो एक तो एम्फेटामिन है, और कुछ स्टेरॉइड्स भी लिया जाता है, उनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहा जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो है डायनाजोल और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। एनाबॉलिक या
फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले कौन से स्टेरॉइड्स हैं, तो उनको उन दो नाम बहुत ही कॉमन है जो यूज़ होते हैं, वो है डायनाजॉल एंड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। तो एक सवाल तो ये यहाँ से हो गया। दूसरा एम्फेटामिन का बता ही दिया। निकोतिनामाइड जो है वो तब यूज़ किया था जब रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है, तब इस सीएनएस स्टिमुलेंट का यूज़ करते हैं। इन सीएनएस स्टिमुलेंट को ये भी देखा गया कि अगर इनकी डोज ज़्यादा बढ़ा दी जाती है तो ये इपिलेप्सी भी कॉज करते हैं, तो इनका साइड इफेक्ट इपिलेप्सी है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डोप टेस्ट के बारे में आपको एडिशनली बता दिया गया कि कैसे करते हैं और किन मेडिसिन का मेनली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का टेस्ट होता क्या, पहले तो ये समझना जरूरी है। होता क्या है कि गैस्ट्रिक एसिड प्रॉपरली बन रहा है, प्रॉपर अमाउंट में भूख लगने पर नहीं बन रहा है, इसका जो टेस्ट होता है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उस जिस भी पर्सन का ये टेस्ट करना है उस पर्सन की बॉडी में, या तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये होगा डी, उसको या तो हिस्टामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, या गैस्ट्रिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, या इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इन तीनों में से कोई भी एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसको, और इन इंजेक्शंस का काम क्या, गैस्ट्रिन का रोल होता है आपके स्टमक में एसिड का सिक्रेशन बढ़ाना। इंसुलिन तब निकलता है जब भूख लगती है, इसका भी काम वही है, एसिड का सिक्रेशन बढ़ाना। हिस्टामिन का काम भी है एसिड का सिक्रेशन बढ़ाना। तो इन तीनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आपको मिला हुआ है तो वो मान लीजिए कि ये गैस्ट्रिक का सिक्रेशन बढ़ाएगा। जैसे हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज़ की जाती है, रेनिटिडिन, सिमिटिडिन। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन ही वो एजेंट है जो सबसे पहले रिलीज होता है और एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देता है। तो इन मेडिसिन को देके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ाया जाता है और उसके बाद देखते हैं कितना गैस्ट्रिक एसिड निकला। तो ये बाकी तीन ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। जो सही ऑप्शन है वो है हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। तो इसमें से तीनों में से जो भी होगा वो सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट बिकॉज गैटिफ्लॉक्सासिन, अब ये फ्लॉक्सासिन ग्रुप की आ गई जहाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन था, तो ये किस ग्रुप की, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि है किस ग्रुप की। हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही पूछ ले, गैटिफ्लॉक्सासिन बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो गैटिफ्लॉक्सासिन बिलोंग्स टू फ्लूरोक्विनोलोन्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स थे, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या हो गई, ये मार्केट से विड्रा क्यों कर ली गई, ये सवाल पूछा गया है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हाइपर ग्लाइसीमिया, जो बूढ़े लोग थे उसमें हाइपर ग्लाइसीमिया कर देता था। हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड में शुगर की मात्रा घट जाना हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। नॉर्मल से ज़्यादा अगर हो जाए तो हाइपर, नॉर्मल से बिलो है, कम है तो हाइपो। तो इस वजह से गैटिफ्लॉक्सासिन हटा ली गई थी। फिलहाल अभी जो गैटिफ्लॉक्सासिन यूज़ हो रही है वो आई ड्रॉप में यूज़ हो रही है। तो ये बाकी जो रीज़न है ये इसके प्रोमिनेंट रीज़न नहीं है, जो रीनल फेलियर या पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज़ या इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये सब बताएगा, ये सब नहीं सही है। जो सही ऑप्शन है वो हाइपरग्लाइसीमिया इन एल्डरली। एल्डरली मतलब ओल्ड पर्सन में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज एंटी फाइलेरियल ड्रग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो मेडिसिन है जो इसका सही ऑप्शन है वो भी बड़ा स्पेसिफिक है। सिर्फ यही एक ऐसी मेडिसिन है जो एंटी फाइलेरिया, हाथी पाँव जिसको कहते हैं, पैर देखे होंगे कुछ लोगों का, एक पैर सूज जाता है, पूरा मोटा सा हाथी जैसा हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है DECFNHPACDDS, ये सारे ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है DEC। अब यहाँ फुल फॉर्म DEC क्या है, डाई इथाइल कार्बामाजीन। डाई इथाइल कार्बामाजीन, ये इसका फुल फॉर्म है DEC। तो DEC एक अकेली ऐसी मेडिसिन है जो एंटी फाइलेरियल मेडिसिन की तरह यूज़ होती है। अब ये होता क्या है कि कई बार सवाल, अच्छा देखिए यहाँ से कितने सा क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइलेरिया है क्या, तो फाइलेरिया मॉस्क्यूटो से स्प्रेड होने वाला एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एक पैरासाइट होता है। वो पैरासाइट होता क्या है, वो निमेटोड्स होता है। सवाल नंबर 2, वो निमेटोड्स होता है। कौन सा निमेटोड्स होता है, वाउचेरिया बैंक्रॉफाई। बाउचेरिया बैंक्रॉफाइट, ये लिख लीजिए कहीं पे। बाउचेरिया जो है वो निमेटोड्स है जिसकी वजह से फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया मॉस्किटो से फैलता है। अगर किसी को फाइलेरिया है, उसको मॉस्किटो ने काटा, फिर उसी मॉस्किटो ने दूसरे को काटा, तो फाइलेरिया फैलेगा। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो DEC है, DEC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कई बार ये पूछा जा सकता है कि पूछा गया है कि DEC की मैकेनिज़्म क्या है। तो DEC की मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा क्लियर अभी तक नहीं है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मैकेनिज़्म और पॉसिबल मैकेनिज़्म समझी जाती है वो ये है कि DEC ब्लॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे, कॉक्स पाथवे किसका, उस निमेटोड का, वाउचेरिया ब्रोंकोफाइल का।
साइक्लोऑक्सीजनस पाथवे ब्लॉक करता है, और उसके बाद इस जो माइक्रोफाइलेरिया की मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन बनने का जो प्रोसेस है, इसको ये अल्टर कर देता है, कुछ चेंज कर देता है, जिससे अल्टीमेटली फाइनली उस निमेटोड्स की, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये सबसे पॉसिबल मैकेनिज्म है, जो बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म है, और ज़्यादातर साइंटिस्ट इसी पे बिलीव करते हैं कि हाँ, कॉक्स पाथवे को इनहिबिट करता है, और जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है, इसको कहीं ना कहीं उस फाइलेरिया की जो सेल की मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है, उसको कहीं ना कहीं ये अल्टर करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ विगाबैट्रिन एक्शन इज, विगाबैट्रिन क्या है? ये एक एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन सबके याद करके रखिए। विगाबैट्रिन इज ए एंटी इपिलेप्टिक, और कैसी एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है ये? इनफेंटाइल एंटी इपिलेप्टिक है। इनफेंटाइल क्या होता है? बच्चों में जो सीजर आता है, उसमें ये मेडिसिन का यूज़ होता है विगाबैट्रिन का बहुत ज़्यादा। ये करता क्या है कि इनहिबिट गाबा ट्रांसएमिनेज इन ब्रेन। तो यहाँ मैकेनिज्म पूछा है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ जो सही आंसर इनका है, ये ऑप्शन जो इन्होंने दिया है, डायरेक्ट एक्शन ऑन गाबा रिसेप्टर, ये गलत है। इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसएमिनेज। नंबर 2, एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकेज वाया द ग्लाइसिन बाइंडिंग साइट। नंबर 3, इनहिबिट गाबा न्यूरल रीअपटेक फ्रॉम द सिनेप्स। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो इनहिबिट गाबा ट्रांस अमीनो ट्रांसफरेज, गाबा का ब्रेकडाउन जो है वो ये इनहिबिशन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन डिफिशियंसी नेसेसरली इम्प्लीकेट द यूज़ ऑफ थेरेपी। किस थेरेपी का यूज़ करेंगे? अगर किसी में ही हार्मोन की कमी है, जैसे किसी में टेस्टोस्टेरोन की अगर कमी है, तो क्या देंगे? टेस्टोस्टेरोन की कमी होने पे उसकी जगह पे कुछ और देंगे जो टेस्टोस्टेरोन जैसा होगा। तो किसी की जगह पे कुछ यूज़ करने का जो वर्ड है वो पूछ रहा है यहाँ, क्या है? क्या उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं, क्या उसको जीनोम कहते हैं, चाहे उसको डिफ्यूजन कहते हैं, क्या उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं? तो जब हम किसी की जगह पे कोई दूसरी चीज़ देते हैं तो उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो हार्मोन्स के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो ऑलवेज रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ होती है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा, हार्मोन्स का ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? हार्मोन डिफिशियंसी ट्रीटमेंट को रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कंटिन्यूसली और रिपीटेडली। बार बार जब कोई ड्रग ली जाती है तो टॉक्सिसिटी जो जनरेट होती है वो किस वजह से जनरेट होती है? अब रिफ्रैक्शनरीज, क्यूमुलेटिव टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी मेडिसिन बार बार लेते हैं तो वो बॉडी में जाके डिपॉजिट होने लगती है, लीवर में जाके डिपॉजिट होने लगती है, रेटिना में जाके डिपॉजिट हो सकती है, किडनी में डिपॉजिट हो सकती है, और वो डिपोजिशन को क्यूमुलेशन कहते हैं, वहाँ इकट्ठा होना, जुड़ते चले जाना। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से ये टॉक्सिसिटी आती है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HbA1c मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड इज इम्पॉर्टेंट इन विच ऑफ द गिवन डिजीज कंडीशन। अब ये HbA1c है क्या? अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज़ का पर्सन होगा तो आपको बड़े आराम से पता होगा कि ये HbA1c क्या है। होता क्या है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि डायबिटीज़ मेलिटस के टेस्ट में कि डायबिटीज़ है कि नहीं उसमें यूज़ होता है। तो अभी तक एक चीज़ तो आपको पता होगा कि जो यहाँ सही ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बी है। एक चीज़ तो आपको पता होगा, जो डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट्स होते हैं इनमें ये देखा जाता है कि फास्टिंग का टेस्ट कर लेते हैं, या पीपी पोस्ट प्रांडियल, खाना खाने के बाद उसका टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड शुगर का। इस तरीके से हम टेस्ट करके देख लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार पेशेंट जब टेस्ट कराने जाते हैं तो वो खाली पेट रहते हैं, तो सही रिपोर्ट नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, एच बी है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड 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 हीमोग्लोबिन जो है, इस कितना है ये बात इस टेस्ट में पता की जाती है, और इसकी एक रेंज होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अगर वो HbA सी का जो टेस्ट है वो रिज़ल्ट अगर आता है 6.5 या इससे ज़्यादा, तो बोल दिया जाता है कि इसको डायबिटीज़ है। अगर इससे 5.7 से 6.8 तक है तो बोला जाता है कि प्री डायबिटिक, डायबिटीज़ शुरू हो चुकी है। अगर उससे भी नीचे है तो नॉर्मल बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये टेस्ट कितने दिन की एक्यूरेसी बताता है, कितने दिन तक का ब्लड शुगर लेवल का अनुमान बता देता है। तो यहाँ क्या है कि जब हम फास्टिंग या पीपी करते हैं तो वो उसी समय का डेटा देता है कि अभी की इनके ब्लड में कितना ग्लूकोज है। लेकिन जब हम A1C टेस्ट करते हैं तो ये 2 से 3 महीने तक का डेटा हमको दे देता है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक को घुमा फिरा के कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो फार्माकोडायनेमिक को याद करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए डी है, डी मीन्स डू। तो ड्रग करता क्या है, व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी। कभी ये आंसर दे देगा, कभी कुछ दूसरी तरीके से घुमा के देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर, मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू बॉडी। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, काइनेसिस मतलब होता है घूमना, तो ये तो गलत है, डी तो बिल्कुल गलत है। इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर, यही वो मैकेनिज्म है कि ड्रग जो है जाके किस रिसेप्टर से बाइंड करता है और क्या करता है, तो यहाँ सही आंसर होगा सी। तो बॉडी में ड्रग करता क्या है, व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी या इन द बॉडी, ये है फार्माकोडायनेमिक। व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, ये है फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन नॉर्मल सब्जेक्ट, कितने मिनट की ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की हाफ लाइफ होती है। ये सवाल कई बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो होगा आपका 5 to 6 मिनट। ये याद कर लीजिए, 5 to 6 मिनट। कई बार ऐसा होता है रेंज 4 to 5 दे देगा या 4 to 6 दे देगा, तो 5 to 6 जो रेंज हो, 4 to 6 के बीच की जो रेंज हो वो आपको सही टिक करनी है, वही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टिव रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर। सेलेक्टिव रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर कौन है। अब कोलिन स्ट्रेज होते हैं कि आपको तुरंत याद आना चाहिए कि कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर्स ऐसे मेडिसिन होती हैं जो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कोलिन स्ट्रेज एंजाइम की वजह से होता है। उस ब्रेकडाउन को जो रोक दे वो है कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर। तो यहाँ जो सही आंसर है देखते हैं कौन सा है, आइसोफ्लूरोफेट, कार्बाकॉल, फाइजोस्टिगमेन, पैराथियन। पैराथियन, मैलाथियन, ये आपके एंटी वीड, एंटी मॉस्किटो, एंटी जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें ये मेडिसिन यूज़ होती है। तो यहाँ सही आंसर जो है वो फाइजोस्टिगमेन है। यहाँ आपको क्लासिफिकेशन याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन याद करने का तरीका है कि ये एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सवाल ये यहीं से आया है। तो अक्सर जो सवाल ये पूछा जाता है यही पूछा था कि कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। तो एमसीक्यूज़ में क्या होता है, आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ मैं आपको एक निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। आपको याद क्या करना है, जब लिखने की बात होती है तो आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों याद करना पड़ता है। तो कम से कम रिवर्सिबल आप याद कर लीजिए। तो एक तो टैक्रीन याद कर लीजिए रिवर्सिबल में, और जितने भी स्टिग्माइन हैं ये सारे के सारे रिवर्सिबल हैं। देखिए, फाइजोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, ये जितने भी स्टिग्माइन हैं ये सारे के सारे आपके रिवर्सिबल में आते हैं। तो रिवर्सिबल याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि रिवर्सिबल पूछेगा तो तुरंत आप सही टिक कर देंगे, और अगर इरिवर्सिबल पूछेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इरिवर्सिबल में होगा, क्योंकि रिवर्सिबल तो आपको याद ही है। तो जो बड़े क्लासिफिकेशन हैं उनको याद करने का खासतौर पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में याद करने का कम समय में ये एक निंजा टेक्निक है कि आप क्लासिफिकेशन का कम से कम आधा हिस्सा तो ज़रूर याद कर लें। और ये आपको आइडिया होना चाहिए कि दूसरे क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी ड्रग्स हैं। बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि सारे नाम ना रटे हों तब भी काम चल सकता है, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं आसान से। ये तभी के लिए है जब आपके पास समय कम हो। ये अगर समय आपके पास पर्याप्त है और आपको मेमोराइज़ कर चुके हैं तो तब के लिए ये ऑप्शन नहीं है। ये तभी के लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक क्लासिफिकेशन याद करना शुरू नहीं किया है, तो वो कम से कम जो क्लासिफिकेशन उनको जितना याद हो रहा उतना तो याद कर लें, ताकि एमसीक्यूज़ में सही आंसर वो ABCD में एक सही ऑप्शन टिक करने की कंडीशन में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, इसमें से पूछा है कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा है। एम्फिटामाइन, एड्रेनालिन, साल्ब्यूटामॉल, प्रोपेनोनॉल। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। एम्फिटामाइन होगा नहीं, ये तो CNS स्टिमुलेंट अभी बता दिया गया। एड्रेनालिन होगा नहीं, ये तो एक हार्मोन है ही है। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये। साल्ब्यूटामॉल ये आपका अस्थमा में यूज़ होता है। यहाँ सही आंसर जो है वो है प्रोपेनोनॉल। इसकी मैकेनिज्म है, प्रोपेनोनॉल इज़ अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये हाइपरटेंशन में B1 या B2 रिसेप्टर दोनों पे ऐड करता है और ब्लॉक करता है। कार्डियक जो पंपिंग है इसको स्लो करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो प्रोपेनोनॉल इस तरीके से एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज होता है। अभी तक अगर हमने फार्मास्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेली आपको एक MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा उसका मैसेज, और उससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती चली जाएगी। साथ ही साथ जो नोट्स है वो कम्युनिटी सेक्शन में हम प्रोवाइड करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स, वो नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन अगर अभी तक आपने नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनाल्जेसिक्स आर, एनाल्जेसिक्स क्या हैं।
तो यहाँ जो ऑप्शन इन्होंने दिया, CNS डिप्रेसेंट होते हैं एनाल्जेसिक, इनहेलेशन रूट्स दिए जाते हैं, CNS स्टिमुलेंट होते हैं, बोथ A B। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, बस ये जानना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। कभी बहुत आसान सवाल कई बार पूछ लिया था, उन्हीं में से ये एक है। तो देखिए, इनहेलेशन रूट से एनेस्थेटिक दिया जाता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। CNS स्टिमुलेंट हो नहीं सकता, क्योंकि एनाल्जेसिया में तो डिप्रेशन किया जाता है, जो सेंसेस हैं दर्द के, उनका तो डिप्रेशन किया जाता है, तो स्टिमुलेंट तो है नहीं। अब CNS डिप्रेसेंट जो है वो एनाल्जेसिक हो सकते हैं, तो यहाँ सही ऑप्शन जो होगा वो A, CNS डिप्रेसेंट। तो कई बार ऐसे बेसिक से सवाल पूछ लिया था जो सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको बेसिक आइडिया है कि नहीं फार्माकोलॉजी का, तो ये उसी तरीके का एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का एंटीडोट कौन है? एंटीडोट का एक चार्ट है, वो मैं आपको अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एंटीडोट है, एक सवाल एंटीडोट का जरूर पूछा जाता है कंपैरेटिव एग्जाम से हमेशा। तो पूछा है कि एट्रोपिन का एंटीडोट कौन है, तो चाहे एट्रोपिन का एंटीडोट पूछे, चाहे इसका घुमा के पूछ ले एट्रोपा बेलाडोना की टॉक्सिसिटी हो गई है, चाहे घुमा के पूछ ले धतूरा स्ट्रामोनियम की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो इन सब में क्या होता है? एट्रोपिन होता है। एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा स्ट्रामोनियम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का एट्रोपिन है। तो इसकी टॉक्सिसिटी में पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या है? एट्रोपिन क्या है? एंटी कोलिनर्जिक दवा है। तो एंटी कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन का एक्शन इसने ब्लॉक किया, तो हमको कुछ ऐसा देना है कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन बढ़ाए। तो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन रोकने वाला एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा था? फाइजोस्टेगमाइन। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा फाइजोस्टेगमाइन। फाइजोस्टेगमाइन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ द एट्रोपिन। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़। अगर एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी होगी तो फाइजोस्टेगमाइन उसका एंटीडोट होगा। एंटीडोट मतलब क्या होता है? उसके अगेंस्ट में उसकी काट, कि एट्रोपिन का जहर है अगर, तो उसकी काट क्या होगा, तो वो एंटीडोट हो जाएगा। इसका उल्टा इसी तरीके से अगर फाइजोस्टेगमाइन या इस ग्रुप की कोई भी, मतलब ये कौन सा ग्रुप था फाइजोस्टेगमाइन का? एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स। एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स कोई भी होगा, फाइजोस्टेगमाइन, नियोस्टेगमाइन, कोई भी होगा, उसकी अगर टॉक्सिसिटी हुई है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? तब एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तो ये एक दूसरे को काटते हैं। तो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में फाइजोस्टेगमाइन या कोई भी दूसरा एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस है, और अगर उसकी टॉक्सिसिटी हुई है, फाइजोस्टेगमाइन की टॉक्सिसिटी हुई है, तो एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ और आता है कि जो फाइजोस्टेगमाइन या एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस का यूज़ क्या है, तो याद कर लीजिए, दो यूज़ याद कर लीजिए जरूर, पूछा गया है ये। फाइजोस्टेगमाइन या नियोस्टेगमाइन, इन सब का यूज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स में ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में होता है। दूसरा डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कुछ लोगों का पेट नहीं खाली होता है जल्दी, ऐसा लगता है खाना खाया तो कई घंटों तक लगता है कि भरा हुआ है पेट। ऐसे केसेस में ये एज ए मेडिसिन यूज़ किया था। तो दो इसके मेडिकल यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। ऑप्शन है इंटरमीडिएट चेन, लिपोफिलिक चेन, आयोनाइजेबल चेन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द तो इसमें होगा नहीं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है एक्चुअली इंटरमीडिएट चेन। इंटरमीडिएट चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। कितनी देर तक वो लोकल एनेस्थेटिक काम करेगा, ये इससे पता चलता है। एक सवाल लोकल एनेस्थेटिक से और आता है, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बुपीवा केन है, लिग्नोकेन है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ सवाल एक बार ये एक क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि एमाइन लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है, या ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है, ये सवाल आ सकता है। तो चूंकि इसके दो ग्रुप हैं, जो इंटरमीडिएट चेन है, इसके एक तरफ अगर अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको एमाइन लोकल एनेस्थेटिक बोल देते हैं, और अगर उसकी दूसरी तरफ ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ईस्टर चेन है, तो उसको ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक बोल देते हैं। तो कोकेन, प्रोकेन, ये अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कि एमाइन और ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक याद करने का तरीका क्या है। तो नाम देखते आपको पता चल जाता है कि एन अगर लगा हुआ है, केन, AINE, एन लगा हुआ, कोकेन, प्रोकेन, लिग्नोकेन, बुपीवाकेन, तो आप जान जाते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक। लेकिन ये नहीं याद होता होगा एमाइन है कि ईस्टर है। तो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, तुरंत कॉपी खोलिए, जहाँ भी क्लासिफिकेशन लिखा है। एक ऐसी टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि ये एमाइन है या ईस्टर है। आसान तरीका क्या है कि एमाइन में देखिए, एमाइन में एक आई आ रहा है, AMINE, या एमाइड, AMIDE, एक आई आ रहा है, और ईस्टर में एक भी आई नहीं है। तो जितने भी ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनके नाम में, जैसे कोकेन, प्रोकेन, इसमें एक सिंगल आई होता है, और जितने भी एमाइन लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उसमें डबल आई होता है। लिग्नोकेन, बुपीवाकेन, डिबुकेन,
प्राइलोकेन, रोपीवाकेन। तो 2 बार आई अगर आ रहा है तो मतलब कि वो एमाइन ग्रुप का है, क्योंकि एमाइन में देखिए एक आई है, एक एक्स्ट्रा आई है, तो वो समझ लीजिए यहाँ जुड़ गई। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे याद करना है। और अगर ईस्टर ग्रुप है तो उसमें सिंगल आई होगा। तुरंत अभी जाके बुक खोलिए और आपको तुरंत जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप मिस करेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें दोस्तों जो मैं डेली एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देता हूँ। इन एमसीक्यूज़ के अलावा और साथ ही नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो सब आप मिस करेंगे। तो वो कुछ भी आपको मिस ना हो, आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, निश्चित है आपका सिलेक्शन जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। हमारे चैनल से फार्मा स्टडी अंडरस्कोर नाइपर से जुड़े रहिए। अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इन वीडियोज़ को डाउनलोड करके बार बार देखिए। 100% आपकी तैयारी यहाँ से कराई जाएगी और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाई जाएगी।